तो कल हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पढ़ी थी वो एल्डोल कंडेंसेशन थी और उम्मीद करते हैं घर पर आपने आधे घंटे में रिवाइज किया होगा। मेरी बात सुने, हम लोग अपनी मिसलेनियस रिएक्शन में आ गए थे और मिसलेनियस रिएक्शन में भी बहुत ही प्यारा पॉइंट पढ़ा था, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा रिएजेंट है जो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने में इस्तेमाल होता है। फिर आप अंकित थोड़ी आवाज और तेज बोलना है। और ये तीनों लोगों से अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। किताबों में तीनों के साथ रिएक्शन लिखी होती है, मैंने आपको सिर्फ बताई थी। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन फॉर्मेशन होगा ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड यूरोट्रोपिन का, जिसके पास सारे बॉन्ड सीएन बॉन्ड होंगे, ना कसम ना कोई सीसी बॉन्ड होगा और ना ही कोई एन बॉन्ड होगा। यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन कराने पर हमें आरडीएस प्राप्त होगा। राइट, आज हमारे पास दो रिएक्शन सिर्फ रह गई थी कार्बोनिल कंपाउंड में। तो पहली बच्चों है शायद क्लेरिजारो रिएक्शन। अच्छा, सिर्फ देखिए क्या होता है, व्हाट इज सिर्फ रिएजेंट? सिर्फ रिएजेंट क्या होता है बच्चों? सिर्फ रिएजेंट एक कलरलेस सॉल्यूशन, इट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन बनता कैसे है? जब हम लोग पैरा रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमें एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है और इस सॉल्यूशन को ही कहते हैं सिर्फ रिएजेंट। पैरा रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड, कैसे बोलेंगे? हाइड्रोक्लोराइड में सल्फर डाइऑक्साइड पास करने पर एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है जिसे हम सिर्फ रिएजेंट कहते हैं। बेटा, सिर्फ रिएजेंट जस्ट लाइक टू टॉलरेंस एंड फेलिंग, मतलब इसका इस्तेमाल भी करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको एल्डिहाइड में डाला जाता है तो इसका हमें पिंक कलर मिलता है। बेटा बोलो क्या मिलता है? पिंक कलर। जबकि कीटोन में अगर सिर्फ रिएजेंट को हम डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात पिंक कलर का आना ये बताता है कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है। इसीलिए सिर्फ रिएजेंट का इस्तेमाल हम टॉलरेंस और फेलिंग के तरीके एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश में भी करते हैं। ठीक है, और कुछ भी नया नहीं है इसमें। ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कैसे बनता है? पैरा रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर मिलेगा, कीटोन के साथ कोई कलर नहीं मिलता। इसीलिए सिर्फ रिएजेंट का इस्तेमाल टॉलरेंस और फेलिंग के तरीके एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विशर में यूज करते हैं। राइट, बस। अब हमारे पास है मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनिजारो रिएक्शन। बेटा, एल्डोल और कैनिजारो का डिफरेंस मैं कल ही आपको बताता हूं। बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, जरूरी नहीं। लंबा चौड़ा फार्मूला होता है, बेंजीनॉइड कंपाउंड होता है, कोई जरूरत नहीं है। कल ही मैंने बच्चों आपको इसके बारे में बता दिया था। C फॉर कंसंट्रेट एल्कली और L फॉर नहीं हो बोलो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो कैनिजारो रिएक्शन given by aldehyde having no alpha hydrogen.
बच्चों पहले मेरी बात सुनो, देखिए मैंने इसका कंपैरिजन कल एल्डोल से कराया था याद करने के लिए। वहां पर D फॉर डाइल्यूट, यहाँ पर C फॉर कंसंट्रेट, यहाँ पर L फॉर नहीं हो अल्फा हाइड्रोजन, वहां पर हो अल्फा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, लेकिन कैलिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, ये ध्यान रखना। ये मत सोच लेना कि हम कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, ये तो अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास भी नहीं है, बताइए अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो क्या ये कैलिजारो रिएक्शन देगा? नहीं नहीं नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, किसके पास? एल्डिहाइड के पास। ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कैलिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन था। सो बी केयरफुल, कंसंट्रेट एल्कली, नो अल्फा हाइड्रोजन। कभी कभी कंसंट्रेट एल्कली के स्थान पर 50% KOH भी लिखकर आ जाता है, तो आप परेशान नहीं होंगे। मैंने कल आपको यह भी समझाया था, आजकल जो जमाना चल रहा है उसमें कंसंट्रेट और डाइल्यूट का ना चलकर अल्फा हाइड्रोजन का चल रहा है। अगर है तो एल्डोल करा दीजिए, नहीं है तो कैलिजारो है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कैलिजारो रिएक्शन होता है, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। बच्चों किसका एग्जांपल है? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी कॉपी में कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ये पता करने के लिए कि कैलिजारो देंगे कि नहीं देंगे। तो आइए हम लोग टिक और क्रॉस लगाएंगे। चलिए बोलते जाइए, टिक और क्रॉस। बोला एल्डिहाइड है, जब बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं उठती, मतलब ये कैलिजारो रिएक्शन देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो इसको अल्फा H सोचने लगते हैं। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही पैदा नहीं। राइट, दूसरा एग्जांपल दिया है बच्चों, बेंजीनहाइड। क्या अल्फा हाइड्रोजन है? बहुत से बच्चों को 5 दिखाई पड़ रहे हो? नहीं, ये होता है फिनाइल, जिसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी देगा कैलिजारो रिएक्शन। अगला बेटा आपको एल्डिहाइड दिया गया है, ये क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, ये भी देगा कैलिजारो रिएक्शन। अगला बच्चों दिया गया है ये डाई एल्डिहाइड है, बताइए क्या ये कैलिजारो रिएक्शन देगा? इसके रेस्पेक्ट में भी अल्फा नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में भी अल्फा नहीं है। ये भी कैलिजारो के लिए एलिजिबल है और ये भी कैलिजारो के लिए एलिजिबल है। कोई सर, दोनों CHO कैलिजारो के लिए एलिजिबल है, इसलिए ये कैलिजारो देगा। बच्चों एक CHO एलिजिबल ना भी होता, अगर एक CHO एलिजिबल है तो भी हम कहते हैं कि ये कैलिजारो रिएक्शन देगा। ओके, लकली इसके दोनों ही CHO कैलिजारो के लिए एलिजिबल है। लेकिन मान लीजिए मैं कोई स्ट्रक्चर बेटा ऐसा बना देता, नीचे वाले से ऊपर वाले, ये एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये वाला एलिजिबल है, हम तो यही कहेंगे कि ये कैलिजारो रिएक्शन। ओके, इसके
ये वाला देगा कि इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला इलिजिबल नहीं है, लेकिन ये वाला इलिजिबल है। इसको बता दीजिएगा, शायद पता नहीं है बच्चों। इसको बताइए, क्या ये कैनिजार को देगा? बोलो, दोनों में से कोई भी एलिजिबल नहीं है, इसलिए बच्चों ये कैनिजार नहीं देगा। सबसे पहले बेटा आप इतना लिख लो, ये एग्जाम्पल नहीं लिखा है, इसको लिखो पहले, ठीक है? क्या कार्बोनी अगर देखा जाए, लोग कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ऐसा लगा खास तुम्हें? सच बता रहे, सबसे खास लगता है हाइड्रोकार्बन। और जो एक बार हाइड्रोकार्बन में पकड़ बना देता है, उसके लिए अल्कोहल, ईथर, कार्बोनिल कुछ नहीं होता। मैं अगर अपनी निगाहों से देखूं तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है हाइड्रोकार्बन। उसका रीजन बच्चों ये है कि हाइड्रोकार्बन शुरुआती चैप्टर है, उसमें जब पकड़ बन जाती है तो कुछ नहीं होता है आगे, अल्कोहल, कैनिजार कुछ नहीं। क्लियर बेटा? आपने ये वाला चित्र बना लिया, ओके। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों कहते हैं। ये पूरी क्लास जानती है डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होगा। आइए देखते हैं, हटाते देखिए, हमने सबसे पहले ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, एलिजिबल फॉर कैनिजारो। मैंने कंसंट्रेट एल्कली डाला, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। एल्डिहाइड के जब ऑक्सीडेशन होते हैं तो वो एसिड में बदल जाते हैं, नहीं मालूम है क्या? और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है एक H11 तो एल्कोहल बनता है। बच्चों क्या नहीं मालूम? आप अगर ध्यान से देखें बेटा तो इसी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी कार्बन का रिडक्शन हो रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। ऑफ कोर्स कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो ऑक्सीडेशन भी दिखाना है और रिडक्शन भी दिखाना है। कोई डाउट है? आप समझ में आएगा इसे डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों कहते हैं? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा और उसी एलिमेंट का रिडक्शन। Aldehyde on oxidation produces acid and on reduction produces alcohol. अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में कुछ और करने की जरूरत है? कुछ और तुम्हें लग रहा हो करना चाहिए? कुछ और तुम्हें लग रहा हो करना चाहिए क्या? जब प्रोडक्ट में एसिड बने और रिएक्टेंट में कोई बेस हो तो एसिड कभी जीवित नहीं बन सकता। तुरंत एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये बच्चों तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम्हें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जो प्लस हो उस प्लस को यहाँ पे लगा देना। KOH लोगे तो यहाँ K प्लस लगा देना, NaOH लोगे तो Na प्लस लगा देना। एक बर्तन में एसिड और बेस जीवित नहीं कर सकते। ठीक रहना। मालूम है, मैंने आपको समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल ये ले लिया। पहले पूरी क्लास खोलेगी, क्या बेंजल्डिहाइड एलिजिबल है? बोलो, और के एलिजिबल है तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा बेंजोइक एसिड में जो अपने सॉल्ट में बदल जाएगा और रिडक्शन होगा बेंजाइल एल्कोहल। ओके बच्चे, कैसे बनेगा? एक H एक H। ये दोनों रिएक्शन अगर आप देखें, मेरे ख्याल से आपकी कॉपी में पहले वाले में ब्रैकेट लगा है ना, उसी के नीचे दूसरी लिखो पहले। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? पहले वाले ब्रैकेट में चिपका कर ऊपर और नीचे दिखा दो और ये वाला एग्जांपल भी लिख दो। कितने मॉलिक्यूल होंगे?
सबसे पहले इतना लिखो, लिख दिया बच्चों। जल्दी एंड की रिएक्शन दिखा दी आप लोगों ने। अच्छा अभी बेटा इस कैनिजारो को अगर ध्यान से देखें तो दोनों मॉलिक्यूल सेम ही तो है, बताइए। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं सिंपल कैनिजारो। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सिंपल कैनिजारो, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक ही होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सिंपल कैनिजारो। तो ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे कल आप लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, सिंपल प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। अगर रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों सेम मॉलिक्यूल है तो बनने वाले प्रोडक्ट को सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर दोनों डिफरेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड का ही रिडक्शन हो रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड सिंपल कैनिजारो। बेंजल्डिहाइड के कार्बन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और बेंजल्डिहाइड के कार्बन का ही रिडक्शन हो रहा है, दिस इज अगेन सिंपल कैनिजारो। ओके, मान लीजिए बच्चों हम बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो की, मतलब अब की बार तुम्हें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, डिफरेंट का ऑक्सीडेशन होगा और किसी दूसरे डिफरेंट का रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, एलिजिबल दोनों होने चाहिए फॉर कैनिजारो। अब देखिए ये भी कैनिजारो के लिए एलिजिबल है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कैनिजारो के लिए एलिजिबल है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब आप इसे कहोगे क्रॉस कैनिजारो। क्या कहोगे बच्चों? हाँ, क्या कहोगे बच्चों? क्रॉस कैनिजारो। इसमें एक का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का होता है रिडक्शन। जब भी मैं ये रिएक्शन पढ़ाता हूं अक्सर बच्चे पूछते हैं कि आपने इसका ही ऑक्सीडेशन क्यों कराया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बताने को मैं रीजन बता सकता हूं पर उसकी जरूरत नहीं है, बेफालतू में परेशान क्यों। हमेशा ध्यान रखिएगा क्रॉस कैनिजारो में फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन ही कराया जाता है। क्या हो गया भाई? अरे यार थोड़ा आगे तो मैं भूल जाता है, चलो गलती है हो जाती है। माइक का है कहाँ पर? मत बुलाओ। ठीक है, दिखाई पड़ा देखो ना। ओके, तो यहां पर देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे हो तो चाय ले आओ, चाय ले आओ। फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन करेंगे और दूसरे वाले का हमेशा रिडक्शन करेंगे। आप ये मान लो कि ये कंडीशन है, आल्दो इसका रीजन होता है बट वो बेकार है। ठीक है, तो सिंपल कैनिजारो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम चीज का हो रहा है और क्रॉस कैनिजारो में ऑक्सीडेशन अलग चीज का होता है, रिडक्शन अलग चीज का होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों एलिजिबल होने चाहिए फॉर कैनिजारो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? कुछ लिखना है क्या? ये लिख दो बस, ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और दूसरे वाले का रिडक्शन कराएंगे। अच्छा बच्चों, अब पूरी क्लास फिर से सोचेंगे, कल आप पढ़ चुके हो हमसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों मॉलिक्यूल सेम हो या दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, लेकिन है तो दोनों अलग अलग।
है तो दोनों CHO अलग अलग है, मतलब ये जो कैनिजारो दो लिखी हैं ये इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो लिखी है। एक CHO का ऑक्सीडेशन तो दूसरे मॉलिक्यूल में उपस्थित CHO का रिडक्शन, दोनों सेम तो सिंपल, दोनों डिफरेंट तो क्रॉस है, तो लेकिन दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो। अगर बच्चों हम लोग कोई ऐसा डाई एल्डिहाइड ले लें कि दोनों के दोनों CHO एलिजिबल हो तो दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो मैं ये ले लूं, पूरी क्लास सोचेगी, अब देखना बच्चों, ये भी कैनिजारो के लिए एलिजिबल है और ये भी कैनिजारो के लिए एलिजिबल है, तो हमें ट्वाइस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक CHO का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बच्चों बोलो, और दूसरे CHO का रिडक्शन हो जाएगा, तो इसे हम लोग कह देते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो। बात समझ में आ गई सबको? क्योंकि हमें दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही मॉलिक्यूल में दो CHO थे और दोनों के दोनों एलिजिबल थे फॉर कैनिजारो, तो एक का करवा दिया ऑक्सीडेशन और दूसरे का करवा दिया रिडक्शन। ठीक है, ओके, चलिए। तो अच्छा एक बात बताओ, तो आपको ये फीलिंग डेवलप हो गई कि कैनिजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि कार्बन का ही ऑक्सीडेशन और कार्बन का ही रिडक्शन होता है। अब यहां पे तुमने दो चीजें पढ़ी, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब है एक CHO ग्रुप होना चाहिए तो उसके दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। इंट्रा का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल में दो CHO होने चाहिए, हमें दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। खत्म करें बात? अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट दो एक्सेप्शन है, डालो इंपॉर्टेंट। ये दोनों एक्सेप्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड। देखिए बच्चों सुनो जरा, ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड अगर तुमने इसका कैनिजारो कराने का प्रयास किया तो सोच लो कभी भी इसका कैनिजारो नहीं होगा, बिकॉज इट अंडरगोज हैलोफॉर्म रिएक्शन। बच्चों बोलो क्या? शायद आप लोग के दिमाग से उतर गया होगा तो रिवाइज करा देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास CH3CO ग्रुप हो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, याद है? तुम्हें याद होगा मैंने सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया था कि सबसे पहले ये अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुछ याद है? तो बच्चों अगर तुम इसमें OH- डालोगे, तुम्हें लग रहा है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनिजारो देगा। नहीं बेटा, ये कैनिजारो नहीं, हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देता है। ये हिस्सा कट के हैलोफॉर्म में चला आता है और G क्या होगा? G क्या होगा? H। G को पकड़ो और COO- देकर अलग कर। अगर नहीं याद आ रहा है, अरे एल्केनाइड ही पढ़ के आए हो, कल एल्केनाइड पढ़ के आए हो, ये तो आत्मा में होगा। शायद समझ में आया हो कि रिवीजन करना क्यों इतना जरूरी होता है, क्लास मिस ना हो ये टीचर क्यों बोलता है, शायद समझ में आएगा। अब जिसको हैलोफॉर्म नहीं आती है क्या वो इस चीज को समझ पाता? नहीं, और बाहर जाके कहता है अरे यार कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा डाला। अरे सुअर, तुम ही नहीं आए थे जब हमने ये पढ़ाया था, तो मैं क्या करूं उसके लिए? राइट? तो बच्चों ये क्या शो करने लगता है? हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने लगता है, इसलिए ये कैनिजारो नहीं देगा, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्या लिखा हुआ है? CH3CHO does not give because it undergoes हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म के जस्ट ऊपर जगह खाली पड़ी है, ये बना।
ओके, ऐसे काट भी देना ऐसे करके, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार हेलो फॉर्म में सर ऐसे पढ़ाते थे, इसको काट के बदल दो हेलो फॉर्म में और जी को पकड़ो और सी डबल ओ माइनस देकर अलग कर लो। अब कहो बहुतों को समझ में ना आ रहा हो ये जी क्या होता है। CH3CO के अलावा जो कुछ भी होता है उसे जी कहते हैं। यहां CH3CO के अलावा क्या है, H, तो उस H को कहते हैं जी। जी को पकड़ो, C डबल ओ माइनस देकर अलग कर। दूसरा एक्सेप्शन बच्चों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपिल एल्डिहाइड। ये देखिए आइसोप्रोपिल एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो नियम के अकॉर्डिंग कैनिजारो नहीं देना चाहिए, लेकिन ये कैनिजारो देता है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, जिसको कैनिजारो देनी चाहिए, उसने कैनिजारो नहीं दी, और जिसको कैनिजारो नहीं देना चाहिए उसने कैनिजारो दी। द रीजन इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2-मिथाइल ग्रुप। बेटा बोलो रीजन क्या है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2-मिथाइल ग्रुप। हम इससे ज्यादा पढ़ाते ही नहीं, ठीक। दिस इज अबाउट कैनिजारो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू विकास। टीचर्स इसकी मैकेनिज्म भी बताते हैं। ओ माय गॉड, दो कौड़ी की मैकेनिज्म है, रट के आओ बच्चों को पढ़ा दो। क्या दिक्कत है, जरूरत क्या है। इसकी मैकेनिज्म पर एक सवाल पूछा जाता है तो क्यों ना उसी सवाल को नोट बना के लिखवा दिया जाए। बच्चों को आधे पन्ने की मैकेनिज्म क्यों दिखाएं। एक क्वेश्चन उसके ऊपर आता है तो उसी क्वेश्चन को ना देख लें। एंड द क्वेश्चन इज लिखा हुआ है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफरेंस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोले तो स्लोवेस्ट स्टेप। बच्चों जब ये एल्डिहाइड कैनिजारो देते हैं तो जब हम लोग इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफरेंस होता है, और यही स्टेप कैनिजारो का स्लोवेस्ट स्टेप कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है, बच्चों क्या कहलाता है, मेरी बात सुनिए जरा सब। हमने कहा था कि मैकेनिज्म पर एक क्वेश्चन आता है, वही बच्चों को बता देना चाहिए। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कि जब मैकेनिज्म इसकी पढ़ाई जाती है तो उसमें टीचर बताते हैं, ये देखो बेटा, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो बच्चों, हाइड्राइड आयन यहां से निकला और यहां घुस गया। यही बच्चों आरडीएस होता है। हमने ऐसे ही बता दिया, मेरा पता याद हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जब एक मॉलिक्यूल से हाइड्राइड निकलकर दूसरे मॉलिक्यूल में जाता है तो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज द बेस्ट हाइड्राइड डोनर। एक सवाल ये और आया है, तो वो स्ट्रक्चर बेस्ट हाइड्राइड डोनर होगा जिसके अराउंड प्लस आर ग्रुप लगा हो। बोलो क्या लगा हो, इसी पेज के हाशिए पे लिखिए, दैट्स इट। बेस्ट हाइड्राइड डोनर इन कैनिजारो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर ग्रुप। सीट निकालिए, आज सीट मिली होगी, जब सीट देना बच्चा। क्वेश्चन नंबर बोलो 43 नहीं, एक 43 और 45 दो क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर है। चल देखिए, सबसे पहले 43 बोलो, आंसर बताओ। द स्लोवेस्ट स्टेप इज, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, पक्का सेकंड वाला, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप। मैंने अभी बताया, दो मॉलिक्यूल कैनिजारो देते हैं, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। बोलो यार,
तो जब मैकेनिज्म में पढ़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल से H माइनस निकलकर दूसरे के कार्बोनिल कार्बन में घुस जाता है और यही स्टेप कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो 43 का आंसर क्या हुआ? सेकंड। सब लोग बोलो, आवाज नहीं आ रही है? सेकंड। अब कभी कभी दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन होगा जिसमें बच्चों प्लस आर ग्रुप लगा हो? 45 का आंसर बोलो, थर्ड वाला होगा, क्योंकि थर्ड वाले में यहां पे ओ पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? OCH3, दैट इज प्लस आर ग्रुप। प्लस आर ग्रुप जहां लगा होगा वो बेस्ट हाइड्राइड डोनर होगा। लीजिए बेटा, खत्म करें। आइए, सिफ हो गया, कैनिजारो हो गया। एक बार पूरी क्लास बोलेगी, एल्डोल कैनिजारो डाइल्यूट किसमें? कंसंट्रेट। अल्फा हाइड्रोजन हो ना हो? गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड। कैनिजारो में स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है? कैनिजारो में बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन होता है? इन दोनों में डिस्प्रपोर्शनेशन कौन है? कौन है? कौन है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड किसमें बनता है? एल्डोल में। किसमें? कोई दिक्कत है क्या? अब बच्चों लास्ट रिएक्शन हम लोग की रह गई है, दैट इज टी सिनको रिएक्शन। कौन सी बेटा? देखिए, नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड। मतलब क्या? देखिए देखिए, एल्डोल गिवन बाय एल्डिहाइड कीटोन बोथ, बट दे हैव अल्फा हाइड्रोजन। कैनिजारो गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड, not have alpha hydrogen. T-Synco reaction is also given only by aldehyde, चाहे अल्फा हो चाहे अल्फा ना, उससे मतलब नहीं। ये कोई कैनिजारो नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ये T-Synco है, चाहे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एल्डिहाइड होना चाहिए। देखो बच्चों क्या होगा, देखिए पोरवाल टेक्निक पहले पढ़िए, फिर आपको किताबी भाषा भी सिखा देंगे। पहले पोरवाल टेक्निक सुनो, ठीक? सुनना, कैसे पहचानोगे टी सिनको है? रिएजेंट होता है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। क्या होता है बच्चों? दिस इज इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम होता है ट्राईवेलेंट +3, जब क्रिस क्रॉस करोगे तो यही तो होगा एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। इसको देखकर पहचान गए कि ये टी-सिनको रिएक्शन है। पोरवाल ट्रिक सुनिए, CHO को बदल दो ईस्टर में। बोलो कहां पर? बोलो कहां पर? अब सुनना, कार्बोनिल कार्बन से जितने कार्बन यहां पे लगे हैं उतने कार्बन कार्बन से लगे रहने दो। बेटा ये कीटोन नहीं है कि दोनों वैलेंसी सेम हो, ये ईस्टर है। ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी अलग है। यहां लगाओगे नई चीज बनेगी, यहां लगाओगे दूसरी चीज बनेगी। तो CHO से जितने कार्बन लगे हैं ईस्टर से उतने ही कार्बन लगे रहने दो, और दूसरे तरफ एक कार्बन बढ़ा के लिख दो। ये मेरी ट्रिक है। लेफ्ट साइड पर दैट इज कार्बन से जितने कार्बन लगे हैं कार्बन से उतने ही कार्बन लगे रहने दो, और राइट साइड पर एक कार्बन बढ़ाकर लिख दो। क्लियर? जैसे देखिए, जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, टी-सिनको कराया, तो CHO बदल गया ईस्टर में।
अब लेफ्ट साइड पर H लिखा था तो हमने H को ही लिखा रहने दिया, और राइट साइड पर एक कार्बन बढ़ाया। अब H में एक कार्बन बढ़ाओगे तो एक ही कार्बन तो रहेगा, क्योंकि इसके पास तो कार्बन है ही नहीं। ठीक, देखना CH3CH टिसिन को जैसी कराया, CHO को बदल दिया ईस्टर में। एक कार्बन का एल्किल लगाए, वहां पे लगा रहने दो, और दूसरे तरफ एक कार्बन बढ़ा के लगा दो, C2H5। इज इट क्लियर? तुमने दो स्टेपों की रिएक्शन को चुटकी में एक स्टेप में कर दिया। इसे कहते हैं टिसिन को रिएक्शन। कॉपी पे लिखा हुआ है? फॉर्मेल्डिहाइड वाला नहीं लिखा हुआ है तो पहले उसको भी नीचे लिख लो। नीचे वाला एग्जाम्पल लिखा है, ऊपर वाला नहीं लिखा है, उसको भी लिखिए नीचे। ये मेरा मेरी स्टाइल है। अब मैं आपको किताबी तरीका भी बताने जा रहा हूं। ठीक, लिखिए किताबों में टिसिन को कैसे लिखा होता है, जरा वो देखिए। सारे एल्डिहाइड टिसिन को देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी ट्रिक कहती है CHO को बदलो ईस्टर में, जो लगा है उसे लगा रहने दो, दूसरे तरफ एक कार्बन बढ़ा के लगा दो। सब में लिख लिया हो तो आज्ञा दीजिए। आइए किताबी तरीका देखिए जरा। किताबी तरीका ये कहता है बेटा, एक्चुअली टिसिनको इज फर्स्ट कैनिजारो followed by esterification। किताबों में लिखा होता है कि एक्चुअली टिसिनको इज फर्स्ट कैनिजारो फॉलोड बाय एस्टरिफिकेशन। बी केयरफुल। बच्चा जैसे ये पढ़ता है तो उसके दिमाग में आ जाता है कि टिसिनको इज ए पार्ट ऑफ कैनिजारो। नो, दिस इज अगेन ए शॉर्टकट तरीका। टिसिनको के प्रोडक्ट को बनाने का किताबों में ये शॉर्टकट तरीका लिखा होता है कि पहले तुम कैनिजारो करा दो और फिर एस्टरिफिकेशन करा दो। वो अलग बात है कि पोरवाल सर ने शॉर्टकट का महा शॉर्टकट बना दिया। ऊपर जो लगा है उसे लगा रहने दो और दूसरे तरफ एक कार्बन बढ़ा के लगा दो। ठीक, इसलिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि टिसिनको को आप कैनिजारो मत समझिए। ये धोखे से भी मत सोच लेना कि जो कैनिजारो देगा वही टिसिनको देगा। नो, नेवर। कैनिजारो सिर्फ वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और टिसिनको सारे एल्डिहाइड देते हैं चाहे अल्फा हो चाहे ना हो। गॉट इट? इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, किताबी तरीकों को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल मान लो ये ले लिया। ठीक, मैंने इसके ऊपर एल्यूमिनियम इथॉक्साइड को डाला। अगर पोरवाल तरीके से बनाए तो आंसर बताना चुटकियों का खेल है। यहां पे एक कार्बन बढ़ा के लिख दो, ये हो गया पोरवाल सर का तरीका, तुरंत आंसर आ गया। अब किताबी तरीके से देखते हैं। देखना, किताबी तरीका कहता है कि तुम पहले इसका करा दो कैनिजारो, मतलब इसी का कराओ ऑक्सीडेशन और इसी का कराओ रिडक्शन, RCH2OH करा दिया। तो पहले तुमने क्या कराया, कैनिजारो, और फिर तुम इसका कराओ एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन पूरी क्लास जानती है,
एसिड का निकलता है OH और एल्कोहल का निकलता है H, क्या बनेगा? यही तो बनेगा। बोलो तो आप बताना, लंबा हो गया कि नहीं? बेफालतू में समय की बर्बादी कर रहे हो। पोरवाल बाबा को याद करो, आंसर लगाओ आगे। सब लोग अपने अपने पर्स खोलने, बाबा कृपा बरसा रहे हैं। निर्मल बाबा आए थे, कहते पर्स खोल लो, हम पैसे बरसाने जा रहे हैं। मूर्ख लोग पैसे पर्स खोल के बैठ गए। आजकल तो है, लेकिन बाबा लोग अब हट गए हैं, ज्यादा रह नहीं गए हैं, 2-4 ही बचे हैं। इसको लिख लो। इसको लिख लो। पहले हमने कैलिजारो कराया, ऑक्सीडेशन विद रिडक्शन, फिर मैंने ईस्टरिफिकेशन कराया, एसिड का OH, एल्कोहल का H, और ये देखिए ईस्टर बन गया। कोई मन में आ रहा है तुम्हारे? हाँ बताओ, कहां पर? आर की जगह? हाँ, अरे साला ये देखो, अबे यही तो मैं बोल रहा हूं कि टिसिनिको इज कंसीडर एज फर्स्ट कैनिजारो देन ईस्टरिफिकेशन। तुम ये मत सोचो कि अल्फा है तो कैनिजारो नहीं देगा, तुम ये मत सोचो। ये कैनिजारो नहीं करा रहे हो, ये टिसिनिको का प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। H हो तो भी ऐसे कराओ, H ना हो तो भी ऐसे कराओ। यही तो मैं बोल रहा हूं इतनी देर से, ठीक है? तुम CS3 लो तो भी ऐसे कराओगे, तुम यहां पे H लगा दो तो भी ऐसे कराओ। ये टिसिनिको कराने का तरीका है, तुम इसे कैनिजारो मत समझो, ठीक है? बच्चों डाउट तो नहीं रह गया ना? अगर डाउट हो तो क्या CS3 कर दे, ठीक है? एक ही चीज है भाई। आपको डाउट लगा तो CS3 लगा ले मेरे भाई, मुझे क्या है? तुम्हारे मन संदेह दूर हो जाना चाहिए। अल्फा हो या ना हो, टिसिनिको को इससे मतलब नहीं है। ओके, इस प्रकार से बेटा खत्म होता है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है? क्या मैं इसको हटा दूं? कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक बार बार आ रहा है मेरे कानों तक, हटाए इसको। कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ज्यादा तो 1 ओवर, बहुत ज्यादा अगर लगेगा तो, ठीक है? तो आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नजरे सामने देखिए बेटा, जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड ये नाम कैसे पड़ा है? एक्चुअली जरा ध्यान से कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो तो समझ में आ जाएगा कि नाम कैसे पड़ा है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास आप ध्यान से देखें तो एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, पता बेटा, जो डायरेक्ट अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। किससे अटैच होता है? हाइड्रोक्सिल से। तो हम लोगों ने किया क्या है, कार्बोनिल का कार्बो ले लिया है और हाइड्रोक्सिल का XYL ले लिया है और दोनों को मिला दिया है, तो आपका बन गया कार्बोक्सिल। दिखाई पड़ रहा है? कार्बोक्सिल। एसिड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कार्बोक्सिल। ओके बच्चों, कुछ एसिड ऐसे हैं हमारे पास जिनके नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास है। जैसे आपने देखा होगा
फॉर्मिक एसिड हमें प्राप्त हुआ था रेड आंट से। तो हम लोगों ने कुछ एसिड के नाम उन्हीं के नाम पे रख दिए हैं। रेड आंट को लैटिन में फॉर्मिका बोला जाता है, बोलो क्या? तो उसी के नाम पे नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। बेटा बोलो क्या? जैसे बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बच्चों सबसे पहले विनेगर से प्राप्त हुआ था। विनेगर बोले तो सिरका, मम्मी लोग घर में अचार बनाती है, सिरका। विनेगर को हम लोग एसिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटम। तो उसी के नाम पे नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। नाम बोलो। जैसे बच्चों 2 के बाद 3 बेकार है, एनसीईआरटी में उसका कुछ नहीं लिखा। 4 पे आते हैं सीधे। बताने को तुम्हें सबके बता सकता हूं, लेकिन बात सिर्फ किसकी चलेगी? एनसीईआरटी की, राइट? एनसीईआरटी में इसके बाद इसके बारे में लिखा है, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड। आप आईयूपीएससी पढ़ चुके हैं, मैंने पूरी लिस्ट पढ़ाई होगी आपको। रिवाइज करते हैं। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। लिस्ट लिखवाई थी। 1 कार्बन फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन एसिटिक एसिड, 3 कार्बन प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड। ये बच्चों प्राप्त हुआ था रेंसिड बटर, खराब बटर से। तो बटर के नाम पे ही नाम पड़ गया ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर है? ओके। इसी पेज के हाशिए पर ये 3 पॉइंट लिखने हैं और इसका नाम कैसे पड़ा कार्बोक्सिलिक, वो लिखना है। फॉर्मिक एसिड रेड आंट, एसिटिक एसिड विनेगर जिसको एसिटम कहते हैं, और ब्यूटायरिक एसिड रेंसिड बटर। इसी पेज के हाशिए पर एनसीईआरटी की ये बातें लिखनी है। क्या लग रहा है? नवरात्रि के 9 दिन में हो जाएगा भाई? क्या नाम सदक, तुम बताओ। नहीं, एरोमेटिक खत्म होगा मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्लास में। कुछ नहीं है बच्चों, पूरी जान यही सब था, कार्बोनिल तक। अब कुछ नहीं है, देखते चलो बच्चों। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। रेड आंट, लाल चींटी को फॉर्मिका कहते हैं लैटिन में, उसी के नाम पे नाम पड़ा है फॉर्मिक एसिड। विनेगर को एसिटम कहते हैं, नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। रेंसिड बटर से मिला ब्यूटायरिक एसिड, तो बटर के नाम पे नाम पड़ गया ब्यूटायरिक एसिड। ठीक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में 2 ग्रुप होते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। दोनों के नाम को जोड़ दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक, हटा दे, हटा दे। आइए बच्चों, आपकी कॉपी पे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे हुए हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। पहला वाला नया है, कोच सिंथेसिस। देखिए, हम लोग इसमें एल्कीन लेते हैं और एल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। अभी देखना, तुम लोग अच्छा लगेगा, कुछ समझ में आएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ऐसे लिख सकते हैं। कुछ याद आ रहा है? ऐसे कुछ कर चुके हैं। ऑक्सो प्रोसेस याद है? रोजा ऑक्सो प्रोसेस। वहां CO प्लस H2 था क्योंकि एक O चाहिए था। यहां पे CO प्लस H2O है क्योंकि 2 O चाहिए। ठीक, अब सुन रहे ना? वहां पे एंटी मार्कोनी का था, यहां पे मार्कोनी का।
वहां पे याद करवाया था, रोजा में आया था ए फॉर एल्डिहाइड, ए फॉर एंटी मार्कोनी, तो ये हो जाएगा मार्कोनी का। एच जाएगा यहां, COOH जाएगा बीच वाले के पास। ये देखिए बच्चों, इसे कहते हैं कोच सिंथेसिस। कोई डाउट बेटा किसी को? नेक्स्ट अगला बेटा लिखा है फ्रॉम ग्रिगनॉड रिएजेंट। रटा है कि नहीं रटा है? जब ग्रिगनॉड रिएजेंट की रिएक्शन ड्राई आइस से कराते हैं, अबे CO2 को कह देते हैं ड्राई आइस। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। भविष्य में बताएंगे कार्डिक ड्रिकोल्ड, इसी के नाम होते हैं। तो ड्राई आइस फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। क्या मुझे बताने की जरूरत है? R को पकड़ो और COOH देकर अलग कर दो। पुरानी रिएक्शन है मेरे छात्रों के लिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया है, शायद यही लिया है। पहले मैंने यूज किया है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोलिसिस। चल भाई बोल, पहले क्या बनेगा? RMgX ग्रिगनॉड बनेगा, फिर ग्रिगनॉड का R CO2 को लेकर अलग हो जाएगा। क्या मैं सीधे बना दूं? सीधे बना दीजिए, बीच का ग्रिगनॉड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग समझ गए होंगे। पहले बनेगा ग्रिगनॉड रिएजेंट जो COOH लेकर अलग हो जाएगा, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एनसीईआरटी में देखिए इसके ऊपर क्या सवाल दिया गया। एनसीईआरटी में बच्चों सवाल ये दिया गया इसी के ऊपर, बस इतना लिखा हुआ था। एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, बस इतना लिखा हुआ था। बताइए क्या करें? पहले Mg यहां पे जाएगा, RMgX बनेगा, बोलो बे। फिर ड्राई आइस का मतलब CO2, COOH को अलग कर दो, तो R तो बच्चों यही रहेगा ना। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में दिया था। लिखने की इच्छा हो तो लिख लो, ना इच्छा हो तो ना लिखो, जैसी आपकी। पीछे खाली पन्ना दिया हो तो पीछे लिख लो, दिया है थोड़ा सा है, वहां मत लिखना बेटा, वहां कुछ और लिखवाएंगे, किसी हासी भी लिख लो कहीं पर। अरे इसी एग्जाम्पल की यहां पे जगह पड़ी है तो यहां लिख लो। मैंने आपसे कहा था ना बेटा, एरोमेटिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति इनर्ट होते हैं, मैग्नीशियम के प्रति इनर्ट नहीं होते। आप देखिए ये एरोमेटिक हैलाइड है, आप मैग्नीशियम डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से यहां पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। अगला बेटा पॉइंट है, क्योंकि विनेगर प्रोसेस इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एसिटिक एसिड। हाँ बच्चों, ये सिर्फ एसिटिक एसिड के लिए होता है। इसमें हम लोग दारू को लेते हैं, दारू मतलब एथिल अल्कोहल, और उसमें एक बैक्टीरिया डाल देते हैं माइकोडर्मा एसिटाई, जो एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिटिक एसिड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्विक विनेगर प्रोसेस। आल्दो ये प्रोसेस एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं इसको हटा नहीं पाया। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, मालूम होनी चाहिए। एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदलने का एक पुराना तरीका है हमारे पास, माइकोडर्मा एसिटाई, जो एथिल अल्कोहल को पहले बदलेगा एसिटल्डिहाइड में और फाइनली बदल देगा एसिटिक एसिड में।
आज कितना नया पढ़ने को मिल गया, 2 रिएक्शन, कोश भी नई पढ़ने को मिली है और क्विक विनेगर प्रोसेस भी नया सीखने को मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आते प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड गेट डाइमराइज्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, ये चीज मैंने आपको कहीं ना कहीं बताई होगी। ये देखिए, इसमें मान लो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड, और नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 सब पूरी क्लास देखिएगी पेन बंद करके। नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसके 2 मॉलिक्यूल, इतनी पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा कि 2 मॉलिक्यूल बिल्कुल जुड़ जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। आप जरा देखिए बेटा, इधर देखिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दूसरा मॉलिक्यूल देखो बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड OH, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और ये देखिए, फोन से जुड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन, बगल में दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इतनी पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों कि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। इसका अंदाजा बेटा तुम ऐसे लगा सकते हो कि ये देखिए, जब सिंगल मॉलिक्यूल था तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आएगा, 12 3 15 और 1 16, 16 और 44 60। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं बच्चों तो 120 आता है। बोलो कितना आता है? और 120 चीख चीख कर कह रहा है जज साहब कि ये मॉलिक्यूल डाइमराइज कर गया है। क्या कर गया है? तो इसमें बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी पावरफुल होती है कि इसके 2 मॉलिक्यूल डाइमराइज कर जाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल हो जाता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तुम्हारी कॉपी में लिखा नहीं है, बढ़िया सुंदर पेन से लिखो, ना सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में बल्कि आल्सो इन वेपर फेज। वेपर फेज में भी डाइमराइज कर जाता है और नॉन पोलर में भी डाइमराइज कर जाता है। ठीक है, यही तो रीजन है बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा माने जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो डाइमराइज कर जाए। यहां पर देखिए इतनी पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल हो जा रहा है, इसीलिए एसिड के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा माने जाते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए आपकी कॉपी में सीधे केमिकल प्रॉपर्टी पे आ गए हैं। एनसीईआरटी का एक पॉइंट लेकिन और बताना चाहते हैं, सुन लीजिए। एक एनसीईआरटी का पॉइंट और है, लिखिए, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड up to 9 carbon are colorless liquid. Carboxylic acid up to 9 carbon are colorless liquid. अगले पेज के हाशिए पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगले पेज के हाशिए पे लिख लो। 9 कार्बन तक के जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बच्चों लिक्विड होते हैं, और इनके आगे जाओगे तो सॉलिड हो जाते हैं। 10 कार्बन का लोगे सॉलिड होगा, 11 कार्बन का लोगे सॉलिड होगा। 9 कार्बन तक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिक्विड होते हैं,
बड़ा जोर दे दिया इस पॉइंट पे हमने, क्यों ना दे? जब तुम्हारे एम्स वाले ये पूछ सकते हैं किस कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन गैसियस होते हैं, C1 to C4, याद है? C1 to, तो ये सवाल क्यों नहीं आ सकता कि किस कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड लिक्विड होते हैं? 9 कार्बन तक, C1 से C9। बिल्कुल आ सकता है, एनसीईआरटी में लिखा है, आ सकता है। ओके, आइए बच्चों, हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी। हुजूर, सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी इसका एसिडिक नेचर। और मेरी क्लास जानती है जिसके पास कंस होता है वो पोरवाल जी के 3 आदमियों से रिएक्शन जरूर करता है, सोडियम या सोडामाइड, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, एसिड डेरिवेटिव। याद है कि नहीं मेरे भाई? कंसों में ये महाकंस है। अरे इससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये रियल एसिड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बाकी सब एसिडिक जरूर होते हैं, लाइक अल्कोहल, लाइक फिनॉल, लाइक एसिटिलीन, बट वो रियल एसिड नहीं होते। ये रियल एसिड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो डंके की चोट पर पोरवाल सर के 3 लोगों से रिएक्शन जरूर करेगा। पहला सोडियम या सोडामाइड, याद है बच्चों? सोडियम लोगे तो कंस वाले H को हाइड्रोजन गैस के रूप में निकालेगा और सोडियम सॉल्ट बनाएगा। सोडामाइड लोगे तो कंस वाला H अमोनिया के रूप में निकलेगा और अपना सोडियम सॉल्ट बनाएगा। प्लीज हमें देखिए, फिर बाद में लिखिएगा। छोड़ दो अभी कॉपी। ठीक है बच्चों? और साथ में गैस अगर दिखानी हो तो सोडियम के केस में हाइड्रोजन गैस और सोडामाइड के केस में अमोनिया गैस। ठीक बच्चों? नेक्स्ट रिएक्शन करा दीजिए ग्रिग्नॉर्ड से। बोलो क्या होगा? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का R कंस वाले H को लेकर अलग हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा एल्केन। बच्चों क्या प्राप्त होगा? अब हम लोग रिएक्शन करा देते हैं एसिड डेरिवेटिव से। बोलो किससे? RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाता है और बचे हुए भाग को बचे हुए कंस से जोड़ देते हैं। साला कोई नहीं बोल रहा है। इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताइए, एसिड डेरिवेटिव की 90% रिएक्शनें क्या होती है? RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाता है। नहीं मालूम है? एल्किल हैलाइड में पढ़ाना चालू कर दिया था इस रिएक्शन को मैंने। 90% एसिड डेरिवेटिव इसी रिएक्शन पर डिपेंड करता है। एसिटिलीन ले लो वही रिएक्शन, अमोनिया ले लो वही रिएक्शन, पानी ले लो वही रिएक्शन, अल्कोहल ले लो वही रिएक्शन। किसी भी एसिड डेरिवेटिव को कहीं पर भी कंस दिखाई पड़ जाए, RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था एसिड डेरिवेटिव होते तो एसिड के ही पार्ट है, उसी से तो बनते हैं। तो ये सारे कंसों से रिएक्शन करते हैं, लेकिन एसिड के कंस से रिएक्शन नहीं करते। तो फिनॉल ले लो, अल्कोहल ले लो, वाटर ले लो, एसिटिलीन ले लो, अमोनिया ले लो, H2S ले लो, ये सबसे रिएक्शन करेगा। लेकिन अपने घर में डाका कुछ याद है? ऐसी बोला है सुलग। ये जो रिएक्शन आपने 3 देखी है, ये रिएक्शन ना सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बल्कि गिवन बाय ऑल कंस। याद आए? ये तीनों रिएक्शन सारे कंस शो करेंगे। आप यहां पे फिनॉल ले लो तो भी तीनों रिएक्शन होगी, एसिटिलीन ले लो तो भी तीनों रिएक्शन होगी, अल्कोहल ले लो तो भी तीनों रिएक्शन।
ठीक, अब सुनना, चूंकि इसका कंस सबसे पावरफुल है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए ये कुछ ऐसे लोगों से भी रिएक्शन करता है जिससे दूसरे लोग रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे NaOH। नस चढ़ गई, सुनते रहो सब लोग। पूरी क्लास को याद होगा, जिन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है, ना याद हो तो सुन लो। NaOH फिनॉल तक के एसिडों से रिएक्शन करता है, कहां तक? याद है कि नहीं है? NaOH जो होता है वो फिनॉल तक के कंसों से रिएक्शन करता है। जो फिनॉल से कमजोर एसिड होते हैं उनसे NaOH रिएक्शन नहीं करता, खैर इससे करेगा और सोडियम सॉल्ट बनाएगा, इसका H उसका OH। याद हो तो बच्चों अच्छा, नहीं तो हम कितना रिवाइज कराएंगे। यूज करते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट NaOH से भी कमजोर बेस माना जाता है, ये सिर्फ रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक तक, कहां तक? ये फिनॉल से भी रिएक्शन, अगर फिनॉल से करवाना चाहते हो तो फिनॉल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगाना पड़ेगा, उसकी औकात एसिड की औकात के बराबर लानी पड़ेगी, है ना, राइट? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इतना कमजोर बेस होता है कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड तक रिएक्शन करता है और अपना सोडियम सॉल्ट बनाता है। बच्चों HCO3 माइनस कंस वाले H को लेकर H2CO3 बनाएगा। मेरे भाई कंस पर अटैक तो बेस ही करेगा ना, यहां बेस क्या है? OH माइनस, कंस को लिया वाटर, यहां बेस क्या है? HCO3 माइनस, कंस को लिया। अब तुम्हें मालूम है H2CO3 इज ए अनस्टेबल एसिड। बच्चों क्या होता है? तो तुरंत ये टूट जाता है CO2 प्लस वाटर में। कुछ याद आया कि नहीं आया? ओके, तो ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो CO2 के अंदर जो कार्बन होता है ये वो बाइकार्बोनेट से आता है या कार्बोक्सिलिक से आता है? तो कहां से आता है? यही कार्बन तो इसमें बदला था और यही कार्बन इसमें। किसी कोई प्रॉब्लम है? बोलो, क्या इन दोनों से सारे कंस रिएक्शन करेंगे? नहीं, जो एसिडिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वही रिएक्शन करेंगे। NaOH से रिएक्शन करेगा फिनॉल तक, बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा एसिड तक। पहले पढ़ा चुके हैं, बाकी आप जाने। ठीक। तीसरी स्पेशल रिएक्शन जो स्ट्रॉन्ग एसिड ही देते हैं, सारे कंस नहीं दे सकते, अमोनिया के साथ। अमोनिया एसिड से रिएक्शन करती है और बच्चों अपना अमोनियम सॉल्ट बनाती है। बेटा बोलो क्या बनेगा? क्या ये रिएक्शन सारे कंस देंगे? नहीं। यहां कुछ लिखना है आपको, इस तरफ कुछ लिखना है, देखो नहीं लिखना, ये लिख दिया ऑल कंस, बाई ऑल कंस। थोड़ा मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। कर दे शिफ्ट, कर दे। अमोनिया से रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ने किया, एक सॉल्ट बना, अमोनियम सॉल्ट, NH3 यहां पे जाके जुड़ गया और सॉल्ट बन गया। इस सॉल्ट की बच्चों विशेषता क्या है?
अगर इस सॉल्ट को आप गर्म कर दो तो वाटर निकल जाता है और ये बदल जाता है एमाइड में। बोलो किस में? आप जरा सब लोग ध्यान से सुनना। निकालने को तुमने एक H2O निकाला, एमाइड बन गया। निकालने को तो एक H2O हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, एमाइड का वाटर सिंपल गर्म करने से नहीं निकलता। अगर एमाइड के वाटर को भी निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहां लिख लेना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये अब इसके पानी को यहां से निकाल देगा और साइनाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? साइनाइड। क्लियर? एमाइड के पानी को सिंपल गर्म करके नहीं निकाला जा सकता, आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ओके, देखिए, तो ये 3 रिएक्शन सारे कंस दे सकते थे, लेकिन ये 3 रिएक्शन ओनली देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आपको एक ही बार घुमाना पड़ेगा, हमको 2 बार घुमाना पड़ गया, जगह नहीं थी। ये चीज तो आपकी यहां लिखी हुई है, एक ही बार नीचे की तरफ करिए और इसको लिख दीजिए। ठीक है, आ जाओ बेटा। बच्चों क्लियर हो गया? हटा दे इसको। तो एक बार मेरी पूरी क्लास बोले, पोरवाल सर के जो 3 आदमी हैं वो सारे कंसों से रिएक्शन करेंगे, और यहां पर जो 3 आदमी आपने देखे हैं ये सारे कंसों से रिएक्शन नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग कंसों से ही रिएक्शन करेंगे। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, NaOH में बेस है OH माइनस, H+ को लेगा, वाटर के रूप में अलग सॉल्ट बन गया। यहां पर बेस है HCO3 माइनस, H+ को लेगा, कार्बोनिक एसिड के रूप में अलग हो गया, अनस्टेबल होता है, CO2 बन जाएगा। मतलब CO2 का जो कार्बन है वो बाइकार्बोनेट से आता है। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, एडिशन सॉल्ट बनेगा, गर्म करने पे पानी आराम से निकल जाता है, एमाइड बन जाएगा। लेकिन एमाइड से पानी निकालने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। हटा दे बच्चों इसको। देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा कि कंस वाली रिएक्शन तो ये देगा ही देगा, और NaOH बाइकार्बोनेट और अमोनिया से भी रिएक्शन देगा। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन दिखा है डिहाइड्रेशन। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग डिहाइड्रेशन कराएं विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जरा यहां पर देखिए नया क्या है आपके लिए। यहां पे बच्चों नया आपके लिए ये है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन होता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल में वाटर का रिमूवल होगा और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन में IUPAC में पढ़ा चुका हूं, याद किसी को नहीं होगी? याद है कुछ? कभी भी एनहाइड्राइड का IUPAC नाम पूछा जाए, हम उसके एसिड का IUPAC नाम करते हैं, और एसिड को हटाओ एनहाइड्राइड को। याद है? ऐसे पढ़ाया होगा IUPAC। तो बच्चों एक बात बताओ, जब तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन कराया तो पानी 2 मोल से निकला या 1 मोल से? 2 मोल से। तो इंटरमॉलिक्यूलर हुआ या इंट्रामॉलिक्यूलर? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जब भी बच्चों उनको गर्म करते हैं
तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। और इस चीज का एक्सेप्शन है बच्चों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकलता है, दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इसीलिए बच्चों फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड नहीं बन सकता। ओके, अगले पेज पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। फॉर्मिक एसिड अंडरगोज intermolecular dehydration, hence never form its anhydride. Okay, आइए कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी में अंतिम बात है 3 नेम रिएक्शन। 3 नेम रिएक्शन है जिनको पढ़ाते ही आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। जो फ्यू पॉइंट लिखा है ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सिर्फ 3 बातें और लिखी हुई हैं। सिमिट रिएक्शन, कर्टियस भी नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, सिर्फ सिमिट लिखा है और HVZ लिखा है। आइए बच्चों देखते हैं सिमिट। हमसे पेन मत चलवाओ, सीधे नोट्स में देख लो। सिमिट रिएक्शन गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं N3H, नाम बताओ, हाइड्राजोइक एसिड, नाम लिखो उसके नीचे। N3H नाम हाइड्राजोइक एसिड, तो बच्चों एक कार्बन कम की प्राइमरी एमीन बनती है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में N कार्बन हो तो प्राइमरी एमीन में एक कार्बन कम होगा, ये लिख दीजिए नीचे, वहां N यहां N-1। कोई हेल्प नहीं होती बच्चों, ये याद करनी पड़ती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड से फॉर्मेशन होता है एक कार्बन कम की प्राइमरी एमीन का। नेक्स्ट, अगर कार्बोक्सिलिक की जगह पर उसका डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड ले लें और हाइड्रोजोइक एसिड की जगह पर उसका सोडियम सॉल्ट ले लें तो प्रोडक्ट बच्चों सेम रहता है। बस इस रिएक्शन को कहते हैं कर्टियस रिएक्शन। बोलो क्या, बोलो क्या, हमें आवाज नहीं आ रही है, हमें आवाज नहीं आ रही है। उत्तर देंगे, सिमिट का सबस्ट्रेट कार्बोक्सिलिक, कर्टियस का एसिड, सिमिट में रिएजेंट, कर्टियस में सोडियम एजाइड। बच्चों इस आयन को एजाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका नाम आप लिख सकते हैं सोडियम एजाइड। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों के सेम है, दैट इज 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन। वैसे बच्चों कर्टियस रिएक्शन एसिड की रिएक्शन नहीं है, कर्टियस रिएक्शन एसिड क्लोराइड की रिएक्शन है, लेकिन मैं इसको यहां पर इसलिए पढ़ा देता हूं क्योंकि सिमिट के जैसी ये रिएक्शन चलती है। ओके, सीखेंगे। सिमिट का सबस्ट्रेट, कर्टियस का सबस्ट्रेट, सिमिट का रिएजेंट और कर्टियस का रिएजेंट, और दोनों का प्रोडक्ट एक कार्बन कम की प्राइमरी एमीन। फिर से बोलो, यहां पे लगाओगे CH3 तो CH3NH2, यहां पे लगाओगे C6H5 तो C6H5NH2। ओके, नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हमें देखिए, आवाज नहीं, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन गिवन बाय एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन वही एसिड देते हैं
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये ले लिया, सुनते रहो सब लोग। इसकी रिएक्शन जब हैलोजन से कराते हैं, कंडीशन है हैलोजन या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हैलोजन से, और इसी रिएक्शन को कहते हैं हेल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। मेरी बात सुनो ये बच्चों, क्या एक अल्फा हाइड्रोजन और बचा है क्या? अब मेरी बात सुनो, हम बोलने जा रहे हैं, ये लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं। क्या अगर एक बार HVZ हो रही है तो एक ही H हटाओगे और हेलोजन लगा दोगे। अगर एग्जामिनर फिर से कहे लो भैया, तो तुम फिर से H हटा देना और हेलोजन लगा देना। ऐसा कभी मत करना कि एक बार HBZ कराओ और दोनों H हटा दो, ऐसा मत करना। एक बार HBZ कराओगे तो एक अल्फा H को हटाओगे, दो बार HBZ कराओगे तो दो अल्फा H को हटाओगे, तीन बार HBZ कराओगे तो तीन अल्फा H को हटाओ, चार बार कराओगे तो चार बार हटाओगे। ऐसे मतलब कार्बन की वैलेंसी 5, क्या 3 से ज्यादा अल्फा H हो सकते हैं? क्या यहां पर CH3 के इस स्थान पे CH4 लिख सकते हो? ठीक, तो यही मैं बच्चों को सिखाता हूं। HBZ में एक बार कराने पर एक अल्फा H को हटाया जाएगा, दो बार कराने पर दो को हटाया जाएगा। तो एक बार हो जाए बच्चों, सब लिखा होगा, कुछ लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता आप नहीं। हमें देखो बच्चों, आ जाओ, बंद कर दो, बस हो गया, बस ठीक है, ज्यादा नहीं, बचा नहीं पाओगे, MBBS हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। और यही हो गई चालू तो और दिक्कत, ठीक है, बंद करो। ठीक है, हम लोग का थोड़ा सा जो रह गया है एसिड, वो जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम लोग की पहचानने की क्षमता को हम जानते हैं। हम लोग कल कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे मंडे को, ओके।